जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी केंद्र में स्वागत है आपका। हम लोग जो है बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे। उसमें जो है हमने पहला वीडियो देखा था हर्यक वंश के बारे में। हमने पढ़ा था कि हर्यक वंश जो है प्रथम मगध का जो है राजवंश है। देखिए मैंने कुछ लिस्ट बनाया है। पहला नंबर पे है हर्यक वंश, सबसे पहला नंबर पे है हर्यक वंश। उसके बाद में है शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद गुप्ताज और लास्ट में पाल वंश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो कि मगध और उसके क्षेत्र में बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन वंश के क्रम को जरूर याद रखें। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इस तरह आप जो है सीक्वेंस याद करें। बहुत बार क्या होता है ना, ऑप्शन में आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा और एक माइंड में सेट होता है कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद वो है। तो अच्छे से इसको जो है दिमाग में एक बार रिवाइज कर ले। हर्यक वंश, सबसे पहला हर्यक वंश, दूसरा नंबर पे शिशुनाग वंश, तीसरा हमारा नंद वंश, चौथा हमारा मौर्य वंश, मौर्यन एम्पायर, पांचवा जो है गुप्ता वंश और छठा जो है पाल वंश। तो ये महत्वपूर्ण है जिसको हम एक एक करके देखेंगे। तो हर्यक वंश के बारे में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताइए हर्यक वंश के किस किंग के वक्त में जो है बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति? आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। और एक प्रश्न और बताएं, जो बिंबिसार है उसने अपना क्षेत्र विस्तार कैसे किया था? तो ये दो प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं इसलिए आपसे पुराना वीडियोस का पूछता हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होते रहे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, और यह जो है 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक रहे थे। एक मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं कैसे आप नहीं भूलिएगा। देखिए नाग दशक जो था, नाग दशक ये अंतिम था। हर्यक वंश का जो अंतिम रूलर था उसका नाम क्या था? नाग दशक। तो नाग दशक में नाग लगा हुआ है। नाग दशक में क्या लगा हुआ है? नाग। और शिशु नाग, इसमें भी नाग लगा हुआ है। तो ध्यान में आपको जो है आ जाएगा। तो एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा तो आपको हमेशा याद होगा। नाग दशक को मार के शिशुनाग ने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो नाग दशक को शिशुनाग ने मारा और शिशुनाग वंश की स्थापना की है। डेट मैंने बता दिया 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक। अब हम लोग शिशुनाग में ज्यादा कुछ नहीं है पर दो इंपॉर्टेंट रूलर है। एक तो शिशुनाग खुद है और दूसरा जो है कालाशोक है। इसको हम अच्छे से देखेंगे। देखने शिशुनाग ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और कहां से कहां ले गया? तो पटना से हटाकर वैशाली ले गया। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपसे पूछेगा शिशुनाग वंश की राजधानी कहां थी, तो आपको वैशाली बोलना है। देखिए दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण सफलता था वो था अवंती पे विजय। अब देखिए अवंती में अवंती वर्धन नामक एक राजा का शासन था। अवंती वर्धन नामक, इसको जो है शिशुनाग हराया था। क्योंकि ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत 100 वर्षों से लगभग जो है मगध और अवंती के बीच में जो है मतलब युद्ध संघर्ष होते रहता था। तो ये काफी अच्छी अचीवमेंट थी शिशुनाग की कि अवंती पे पूर्णतः विजय प्राप्त करना। तो शिशुनाग के बारे में ये दो बात आप जो याद रखेंगे। देखते हैं आगे। कालाशोक, तो शिशुनाग का पुत्र था। शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक था। यह पुत्र था शिशुनाग का। कालाशोक। तो कालाशोक ने क्या किया? तो राजधानी को जो है पुनः पाटलिपुत्रा ले गया। राजधानी को पुनः पाटलिपुत्रा किया। और कालाशोक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। और किसके समय में? तो कालाशोक के समय में। देखिए छोटा सा है, आप लोग जानते ही होंगे, रावे पाकू। आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवाता हूं कि आपको याद हो जाए। आर जो है रॉ फॉर राजगीर, व फॉर वैशाली, रावे पाकू। रॉ से राजगीर, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और के से कुंडलग्राम जो कश्मीर में है। यह कश्मीर में है। इससे आपको जो है बौद्ध संगीति का पता चलेगा कि कहां पे पहला हुआ था, दूसरा, तीसरा, चौथा। टोटल जो है 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। इसमें पहला जो है राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलग्राम में। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अजात शत्रु के समय में राजगीर में जो है पहला बुद्धा काउंसिल हुआ था, पहली बौद्ध समिति हुई थी।
आज हम पढ़ रहे हैं शिशुनाग वंश, जिसमें हमने देखा कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई किसके समय में, तो यह जो है आपका कालाशोक के समय में। राजा जो है अंतिम राजा, उसको जो है नंदीवर्धन कहते हैं। एक कालाशोक के बारे में और इम्पोर्टेंट बात याद कीजिए, उसको जो है काकवर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? काकवर्ण। एक बुक है हर्षचरित, बुक का नाम है, वान भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। उस बुक में उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्रा में जो है ये कालाशोक जो है टहल रहे थे और महापद्मानंद नाम का एक व्यक्ति आया और उन्होंने जो है उसको चाकू घोंप दिया। तो इस तरह जो है कालाशोक का मृत्यु हो गया। शिशुनाग वंश से उनके अंतिम राजा थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा का नाम नंदीवर्धन। फिर देखिए आपके पास एक ट्रिक है, यहाँ पे शिशुनाग वंश के अंतिम राजा है नंदीवर्धन, इसमें नंदी लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है? नंदी। और नंदी का अगर नंद हटा दे तो इसके बाद जो अगला वंश है वो है हमारा क्या? नंद वंश। तो को रिलेट करे, मैंने आपको क्या सिखाया था? देखिए जो है नाग दशक, तो शिशुनाग वंश आया। अब देखिए यहाँ पे नंदीवर्धन, तो नंद वंश आएगा। तो इस तरह सीक्वेंस में दिमाग में रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। तो नंद वंश जो है, नंद वंश के संस्थापक जो है महापद्मानंद है। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। और कहा जाता है कि वो निम्न कुल के थे, निम्न कुल से संबंध था उनका। और इन्होंने जो है अपने आप को जो है एकारट की उपाधि दी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? एकारट की। पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे आप। एकारट की उपाधि किन्होंने दी अपने आप को? महापद्मानंद ने। इसके बाद जो इनका महत्वपूर्ण था वो था कलिंग पे विजय प्राप्त करना। कलिंग पे। आइए अब हम महापद्मानंद के बारे में कुछ और बातें को देखते हैं। तो महापद्मानंद जो है, इनको केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को जीता था और वहां से वो उस पर शासन करते थे, इसलिए इनको केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता था। इसके अलावा जो है महापद्मानंद को सर्व क्षत्रिय हंता कहा जाता था। ध्यान देंगे, सर्व क्षत्रिय हंता ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो है शूद्र से आते थे और निम्न कोटि के थे और जो है राजा बने हुए थे, तो इसलिए जो है बहुत सारे इतिहासकार इनको सर्व क्षत्रिय हंता कहते थे। महापद्मानंद के बहुत सारा उत्तराधिकारी हुए, उग्रसेन हुए, पंडुक हुए और अंतिम जो है घनानंद हुए। इसके बीच में भी बहुत सारे थे जो काम के उतने नहीं है, तो आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन हाँ उग्रसेन याद रखें और आखिरी जो है घनानंद। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ देखिए, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। एक वंश था चेदी वंश। चेदी वंश के राजा थे खारवेल, जो सबसे प्रतापी राजा हुए थे। इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूँ। हुआ ये कि जब महापद्मानंद जो है, महापद्मानंद कलिंग विजय किए थे, महापद्मानंद ने जब कलिंग को जीता था तो वहां से जो एक प्रसिद्ध जिनसेन की प्रतिमा को उठा लाए थे मगध। यानी जब कलिंग विजय किए थे महापद्मानंद ने, तो वहां से प्रसिद्ध जिनसेन की मूर्ति को उठाकर मगध ले आए थे। और आगे चल के जब चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा आया खारवेल, तो वह जो है वापस से मगध पे आक्रमण किया और आक्रमण करके यह जो जिनसेन की मूर्ति है ये वापस जो है लेके चला गया, तो कलिंग चला गया। तो काफी सोचिए, उतने साल पहले जो है महापद्मानंद उसको जीत के जो है ले गया था मगध, और वापस से खारवेल उसको अपना कलिंग ले गया। एक हिसाब से ये जो है सिंबल हो गया था। तो देखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से हमको इन सब कहानी के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग विजय, वहां से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर महापद्मानंद लाए थे। महापद्मानंद जो है कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाए थे। महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया। अब देखिए, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और ये जो घनानंद है इसी को अग्रमेज भी कहते हैं। यूनानियों के द्वारा ये दिया गया है, यूनानियों के द्वारा इसको अग्रमेज भी कहते हैं। इसके समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ था। घनानंद के पास बहुत विशाल सेना थी और अपार धन दौलत था, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वह जो है सिकंदर यहाँ हमला करता। उनका जो है हमला हुआ था झेलम नदी के पास, जिसको हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं, 325 ईस्वी पूर्व राजा पोरू के साथ। और उस युद्ध में जो है पोरू हारे गए, लेकिन उनकी जो है क्षमता और उनका जो है वीरता को देखकर जो है सिकंदर भी पूरा मोहित हो गया था। उसके आगे भी सिकंदर जाना चाहता था, लेकिन उनकी जो सेना थी उन्होंने साफ मना कर दिया, तो सिकंदर वहां से लौट गया।
लेकिन अगर आगे आता भी तो हमारे जो घनानंद है सिकंदर को कूट कूट के मारते और यहाँ से भगा देते, क्योंकि इनके पास सबसे विशाल सेना थी, बहुत सारा धन दौलत था। अब देखिए नंद वंश का पतन कैसे हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। तो घनानंद जो है इनके दरबार में, घनानंद के दरबार में एक रहते थे, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, जो इनके गुरु भी थे और तक्षशिला में पढ़ाते थे। उनका नाम था कौटिल्य, चाणक्य। तो यह जो है एक बार किसी बात को लेकर चाणक्य को जो है घनानंद बहुत अपमानित किया और चाणक्य को जो है रास्ते निकाल दिया। तो जब चाणक्य को निकाल दिया तो वो जा रहे थे, तो उनको रास्ते में जंगल में कुछ बच्चे खेलते हुए देखे, जिसमें कि एक बच्चा जो है वह राजा जैसा जो है एक्टिंग कर रहा था, बहुत ही अच्छा नाटक कर रहा था, राजा के होकर सबको फैसला सुना रहा था। तो चाणक्य जो है उससे बहुत प्रभावित हुए और चाणक्य जो है उस बच्चे को अपने साथ ले गए, उनको ज्ञान दिया, शिक्षा दिया और उनको तैयार किया। आगे चल के जो वही जो है बच्चा जो है चंद्रगुप्त मौर्य बना और उसने घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है चाणक्य, और इनके द्वारा एक पुस्तक रचित है, चाणक्य को ही कौटिल्य भी बोलते हैं। और चाणक्य के द्वारा एक जो पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, यह जो है राजनीतिक पुस्तक है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे मौर्य इंपायर में। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे अच्छे से। मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।